दोस्तों, अचानक से आसमान के अंदर एक भारी हलचल होती है। मॉस्को के रडार पर एक विशालकाय मिलिट्री एयरक्राफ्ट उभरता है। ये कोई आम कमर्शियल फ्लाइट नहीं थी, बल्कि दुश्मन देश की वायुसेना का सबसे ताकतवर परिंदा था। आखिर यूक्रेन युद्ध के बीचों बीच जब आसमान से मिसाइलें बरस रही थी, तब एक अमेरिकन C-130J ग्लोबमास्टर विमान सीधे रसिया की राजधानी के अंदर कैसे उतर रहा था? क्या यह कोई बहुत बड़ा सरेंडर था? क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी सीक्रेट डील हो रही थी जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस रसिया को मिटाने के लिए नेटो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, उसी रसिया के सबसे हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट पर अमेरिका का टॉप जासूस सीक्रेट मीटिंग के लिए क्यों पहुंच गया? दोस्तों, मंगलवार की सुबह मॉस्को का विनुकोवो एयरपोर्ट, घड़ी के अंदर वक्त हो रहा था सुबह के ठीक 7 बजे। फ्लाइट ट्रैकर 24 और दुनिया भर की एविएशन ट्रैकिंग साइट्स ने देखा कि आसमान से एक बोइंग C-130J ग्लोबमास्टर थर्ड नीचे उतर रहा है। ये वही एयरक्राफ्ट है जिसे यूएस एयरफोर्स भारी हथियारों, सैनिकों और सीक्रेट मिशंस के लिए इस्तेमाल करती है। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 077181 था। जैसे ही इस भारी भरकम सैन्य विमान के पहियों ने मॉस्को के रनवे को छुआ, वहां पहले से मौजूद काले शीशे वाली अमेरिकन राजनयिक गाड़ियों के काफिले ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। यह सब इतना सीक्रेट और अचानक था कि दुनिया भर की मीडिया और सरकारों के अंदर हड़कंप मच गया। शुरुआत के अंदर लोगों को लगा कि शायद कोई टेक्निकल इमरजेंसी थी, लेकिन दोस्तों फिर जो कुछ सच सामने आया उसने अमेरिका से लेकर के यूक्रेन और चाइना तक जियोपॉलिटिकल भूकंप ला दिया। भारत के लिए भी यह घटना बहुत ही खास थी, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उसी टाइम पर रसिया के दौरे पर थे और पुतिन से मिलकर के ही आए थे। इस अमेरिकी सैन्य विमान के अंदर कोई आम राजनयिक नहीं बैठा हुआ था। इस विमान से बाहर निकले अमेरिका की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रैडक्लिफ। जी हां, CIA डायरेक्टर खुद चलकर के मॉस्को पहुंचे थे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये ट्रंप प्रशासन का जनवरी के बाद से रसिया का पहला सबसे हाई लेवल और सबसे संवेदनशील दौरा था। दोस्तों, एक तरफ यूक्रेन के अंदर भयंकर खून खराबा चल रहा है। दोनों देश एक दूसरे के शहरों के ऊपर ताबड़तोड़ हवाई और मिसाइल फायर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा खुफिया अधिकारी रशियन ऑफिसर्स के साथ में मिलकर के सीक्रेट टेबल पर बैठा हुआ था। लेकिन यह पूरी यात्रा दोस्तों इतनी रहस्यमयी क्यों है? जॉन रैडक्लिफ का यह सफर सीधे वॉशिंगटन से मॉस्को का नहीं था। यह एक बेहद जटिल, घुमावदार और खुफिया ऑपरेशन था। सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA चीफ रविवार को ही अमेरिका से निकल चुके थे। वो पहले एक अमेरिकी सरकारी विमान से लातविया की राजधानी रीगा पहुंचे थे। रीगा जो कि नेटो का एक बेहद अहम बेस है और रसिया की सीमा से बिल्कुल करीब है। वहां से उन्होंने अपनी फ्लाइट बदली। रीगा से वो यूएस एयरफोर्स के C-17 विमान के अंदर सवार हुए और सीधे मॉस्को के लिए उड़ान भर दी। दोस्तों, जरा सोचिए, एक अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट रसिया के एयर स्पेस के अंदर दाखिल होता है और उसे कोई भी रशियन फाइटर जेट इंटरसेप्ट नहीं करता। इसका सीधा और साफ मतलब है कि क्रेमलिन को इस उड़ान की पूरी जानकारी थी और मॉस्को ने खुद इस अमेरिकी विमान को सेफ पैसेज दिया था। बिना व्लादिमीर पुतिन की निजी इजाजत के अमेरिका का एक परिंदा भी मॉस्को के आसमान के अंदर नहीं उड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू कुछ और ही है, जो सीधे तौर पर यूक्रेन की संप्रभुता पर सवाल उठाता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जब CIA चीफ रसिया के आसमान में थे, तब वॉशिंगटन ने यूक्रेन की सरकार को एक बेहद कड़क फरमान सुनाया था। अमेरिका ने कीव को साफ शब्दों के अंदर निर्देश दिए थे कि जब तक ये उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल रसिया के अंदर है और वहां से सुरक्षित वापस नहीं आ जाता है, तब तक यूक्रेन रसिया के अंदर कोई भी सैन्य हमला या फिर ड्रोन स्ट्राइक नहीं करेगा। यूक्रेन को अपने ऑपरेशंस मजबूरी के अंदर रोकने पड़े। यह घटना इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई को नंगा कर देती है। यह दिखाती है कि इस युद्ध की असली कमान आखिर किसके हाथ में है।
जो अमेरिका कल तक यूक्रेन को रसिया के ऊपर हमला करने के लिए उकसा रहा था, आज वही अमेरिका अपने एक ऑफिसर की सिक्योरिटी के लिए यूक्रेन के हाथ बांध रहा था। यूक्रेन एक प्रॉक्सी से ज्यादा कुछ नहीं रह गया है। अब दोस्तों आते हैं क्रेमलिन के रिएक्शन के ऊपर। जब मॉस्को के अंदर अमेरिकी विमान के उतरने की तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लग गए तो पत्रकारों ने क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से सवाल दागे, लेकिन उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर सीधे तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास में इस विमान या फिर किसी भी अमेरिकी डेलीगेशन के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस सप्ताह मॉस्को के अंदर अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों के साथ में किसी भी बैठक की कोई पूर्व योजना नहीं थी। लेकिन दोस्तों, कूटनीति की दुनिया का सबसे बड़ा उसूल है, जिस बात को सबसे ज्यादा खारिज किया जाता है अक्सर वही सबसे बड़ा सच होता है। खुफिया एजेंसियों के टॉप बॉस कभी भी बिना बुलाए या बिना बैक चैनल फिक्स किए दुश्मन के घर के अंदर नहीं जाते। CIA डायरेक्टर का पदभार संभालने के बाद में जॉन रैडक्लिफ की ये पहली ज्ञात रशियन यात्रा है। हालांकि दोस्तों, वो अपने रशियन इंटेलिजेंस काउंटर पार्ट्स के साथ में लगातार कांटेक्ट के अंदर थे, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस का मतलब है कि फोन या फिर सिक्योर वीडियो कॉल के ऊपर जो बातें नहीं हो सकती वो अब बंद कमरों के अंदर आमने सामने हो रही हैं। आखिर अमेरिका को अपने CIA चीफ को कूटनीति के लिए क्यों भेजना पड़ गया है? तो दोस्तों, इसके लिए आपको बैक चैनल डिप्लोमेसी और खुफिया संपर्क के इतिहास को खंगालना पड़ेगा। जब दो देशों के बीच में पब्लिक डिप्लोमेसी काम करना बंद कर देती है, जब विदेश मंत्री और राजदूत टीवी कैमरों के सामने सिर्फ बयानबाजी कर रहे होते हैं, तब असली काम जासूस करते हैं। अमेरिका और रसिया के बीच में यह कोई नई बात नहीं है। शीत युद्ध के समय से ही जब राजनीतिक तनाव चरम पर होता है तो खुफिया चैनलों का इस्तेमाल किया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य जोखिमों को कम करना होता है, गलतफहमी के कारण होने वाली किसी भी अनचाही परमाणु या फिर अन्य सैन्य टकराव को टालना है और सीधी बातचीत से ग्राउंड रियलिटी को समझना होता है। इस तरह की सीक्रेट वार्ता दोनों पक्षों को बिना किसी पब्लिक प्रेशर के अपनी रेड लाइंस बताने का मौका देती हैं। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि नवंबर 2021 के अंदर जब रशिया ने यूक्रेन की सीमा के ऊपर फौजों का जमावड़ा स्टार्ट किया था, तब भी अमेरिका ने अपने पूर्व CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स को मॉस्को भेजा था। तब उन्होंने सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की थी। उन्होंने उन्हें युद्ध के अंजामों की चेतावनी दी थी, लेकिन तब और अब के अंदर बहुत बड़ा राजनीतिक फर्क आ चुका है। तब युद्ध शुरू नहीं हुआ था और आज युद्ध अपने सबसे विनाशकारी दौर से गुजर रहा है। आज शांति वार्ताएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। दोनों तरफ से कोर इश्यूज के ऊपर भारी असहमति है। ऐसे में यह दौरा अचानक से नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लोबल शिफ्ट काम कर रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस की लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स इस बात की ओर गंभीर इशारा करती हैं कि व्लादिमीर पुतिन का रिस्क कैलकुलेशन अब पूरी तरह से बदल चुका है। पिछले 2 सालों के अंदर नेटो ने यूक्रेन को हथियारों से पाट दिया है। अब रसिया केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रशियन प्रेसिडेंट अब नेटो मेंबर्स के खिलाफ उकसाने वाली कार्रवाइयां करने के लिए तेजी से तैयार हो रहे हैं। इसके अंदर हाइब्रिड ऑपरेशंस, साइबर अटैक्स, अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को काटना, GPS जैमिंग और ऐसे कई कदम शामिल हैं जो सीधे तौर पर पारंपरिक युद्ध की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन जो नेटो के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को पंगु बना सकते हैं। पुतिन, ट्रंप प्रशासन और पूरे यूरोपियन अलायंस के राजनीतिक रिजोल्व को टेस्ट करना चाहते हैं। अमेरिका इस खतरे को भांप चुका है। वॉशिंगटन को डर है कि अगर रसिया ने हाइब्रिड वॉरफेयर का दायरा बढ़ाया तो अमेरिका को मजबूरी में नेटो के चार्टर 5 के तहत सीधे तीसरे विश्व युद्ध के अंदर उतरना पड़ेगा, जो कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति, खास करके डोनाल्ड ट्रंप, कभी भी नहीं चाहेंगे। ट्रंप का पूरा फोकस अमेरिका की डोमेस्टिक इकोनॉमी और चाइना से निपटने के ऊपर है। वो यूरोप के झगड़ों के अंदर अमेरिका का पैसा और खून बिल्कुल भी नहीं बहाना चाहते। लिहाजा टॉप स्पाई मास्टर को सीधे मॉस्को भेजा गया है ताकि रसिया को यह साफ मैसेज दिया जा सके कि अमेरिका की रेड लाइंस क्या हैं और अगर रसिया थोड़ा पीछे हटे तो अमेरिका क्या कूटनीतिक रियायतें दे सकता है। इस दौरे का एक और बहुत अहम पहलू कैदियों की अदला बदली यानी कि प्रिजनर्स एक्सचेंज भी है।
दोस्तों, अमेरिकी खुफिया एजेंसी पूर्व के अंदर भी दोनों देशों के बीच में कैदियों की अदला बदली में मास्टरमाइंड का रोल निभाती रही है। खुफिया दुनिया के अंदर कैदी सिर्फ इंसान नहीं होते, वो सबसे कीमती बार्गेनिंग चिप्स होते हैं। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इस बार भी कोई हाई प्रोफाइल कैदी दांव पर लगा है, या फिर इस बार कैदियों की आड़ के अंदर युद्ध को फ्रीज करने का कोई मास्टर फॉर्मूला सेट किया जा रहा है। जिस तरह से यूएस का C-130J ग्लोबमास्टर भेजा गया है, वो केवल बातचीत के लिए नहीं होता। ये भारी भरकम विमान कार्गो या वीआईपी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि या तो CIA चीफ अपने साथ कुछ ऐसा लेकर के गए हैं जो रसिया को सौंपना था, या फिर वहां से कुछ ऐसा लेकर के वापस आए हैं। दोस्तों, अब इस पूरी वैश्विक कहानी को भारत के चश्मे से देखते हैं। यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह घटना भारत के राष्ट्रीय हित से कैसे जुड़ती है। दोस्तों, पिछले 2.5 साल से वेस्टर्न मीडिया और पश्चिमी देशों के नेता भारत पर भारी दबाव बना रहे थे कि भारत रसिया से तेल खरीदना बंद कर दे, भारत संयुक्त राष्ट्र के अंदर रसिया की निंदा करे। तब मोदी सरकार ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद आक्रामक और मजबूत तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाए रखा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों के अंदर दुनिया के सामने और पुतिन की आंखों के अंदर आंखें डाल करके कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है, ये समाधान का दौर है, और समाधान कभी भी रणभूमि के अंदर नहीं बल्कि कूटनीति और बातचीत की टेबल पर ही निकल सकता है। जब पीएम मोदी ने मॉस्को का दौरा किया था और उसके तुरंत बाद कीव की ऐतिहासिक यात्रा की थी, तब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसका ग्लोबल स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि वो दोनों पक्षों से सीधे और सम्मानजनक तरीके से बात कर सकता है। वेस्टर्न मीडिया ने तब भारत की खूब आलोचना भी की थी, लेकिन दोस्तों, आज क्या हो रहा है? आज उसी अमेरिका का अपना टॉप खुफिया बॉस इसी मॉस्को के अंदर छुप करके जा रहा है, उसी टेबल पर बैठ रहा है जिसे लेकर के वो भारत को मॉरल लेक्चर दिया करते थे। ये भारत की विदेश नीति, कूटनीति और रणनीतिक सोच की बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। ये साबित करता है कि भारत का स्टैंड 100% सही था। राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है। भारत ने रसिया से सस्ता कच्चा तेल खरीद करके न केवल अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल शॉक से बचाया, बल्कि ग्लोबल मार्केट के अंदर तेल की कीमतों को भी बेकाबू होने से रोका। आज अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि रसिया जैसी महाशक्ति को ग्लोबल सिस्टम से आइसोलेट करना इम्पॉसिबल है। जब अमेरिका बैक चैनल से रसिया से बात करता है तो अमेरिकी मीडिया उसे स्मार्ट कूटनीति और रिस्क मैनेजमेंट कहती है, लेकिन जब भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अंदर फैसला लेता है तो उसे पश्चिमी थिंक टैंक से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का नया भारत इस खोखले दबावों के आगे नहीं झुकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बार बार ग्लोबल मंचों से स्पष्ट किया है कि यूरोप की समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं नहीं हैं। आज मॉस्को की ये सीक्रेट लैंडिंग यूरोप के चेहरे से नकाब उतार रही है। जो यूरोपीय देश यूक्रेन के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो भारी खौफ के अंदर हैं। उन्हें पता है कि अगर ट्रंप प्रशासन ने रसिया के साथ में कोई डील कर ली तो यूरोप को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, भारत के लिए इस डेवलपमेंट के मायने बहुत गहरे और पॉजिटिव हैं। अगर अमेरिका और रसिया के बीच में यह तनाव कम होता है तो इससे ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से स्थिर होगी। भारत की इकोनॉमी जो दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ रही है, उसे और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत को रसिया से मिलने वाले स्पेयर पार्ट्स, फाइटर जेट्स के इंजन्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की सप्लाई में जो लॉजिस्टिक रुकावटें आ रही थी वो तुरंत दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वेस्टर्न कंट्रीज के सेक्शंस के कारण रसिया पूरी तरह से चाइना की गोद में ना बैठ जाए। अमेरिका और रसिया की बातचीत से रसिया का चाइना की तरफ अंधाधुंध झुकाव रुकेगा, जो कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और इंडो पैसिफिक विजन के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव आउटकम है। अब दोस्तों, इस पूरी घटना के ऊपर सबसे पैनी और खौफनाक नजर अगर कोई देश रख रहा है तो वो है चाइना। दोस्तों, चाइना के अंदर इस वक्त रक्षा मंत्रालय से लेकर के कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर तक भारी खलबली मची हुई है।
चाइना का पूरा गेम प्लान यही था कि अमेरिका और रसिया सालों तक एक दूसरे से लड़ते रहें, यूरोप पूरी तरह से उलझा रहे और इस ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा करके चाइना चुपचाप ताइवान और साउथ चाइना सी के अंदर अपना दबदबा कायम कर ले। रसिया की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा करके चाइना उसे अपने जूनियर पार्टनर बनाने की कोशिश में लग जाए। लेकिन दोस्तों, वॉशिंगटन के अंदर बैठे ट्रंप के रणनीतिकारों को पता है कि अमेरिका का असली लॉन्ग टर्म और इकलौता वजूद का दुश्मन रसिया नहीं बल्कि चाइना है। अगर अमेरिका को 21वीं सदी के अंदर चाइना से लड़ना है तो उसे रसिया को जल्द से जल्द न्यूट्रल करना ही होगा। CIA चीफ का यह मॉस्को दौरा इसी ग्रैंड अमेरिकन स्ट्रेटजी का पहला सबसे बड़ा हिस्सा है। अमेरिका ये चाहता है कि रसिया के साथ में एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाए ताकि मॉस्को और बीजिंग के बीच में जो नया नो लिमिट पार्टनरशिप का नैरेटिव बना है उसके अंदर गहरी दरार पैदा की जा सके। दुश्मन के दोस्त को अपने पाले में करना जियोपॉलिटिक्स का सबसे पुराना नियम है और अगर वॉशिंगटन ऐसा करने के अंदर कामयाब होता है तो ये भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगा। भारत भी हमेशा से यही चाहता है कि रसिया के ऊपर पश्चिमी प्रतिबंध कम हो जाएं ताकि पावर बैलेंस बना रहे। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि मॉस्को के अंदर CIA चीफ की सीक्रेट टेबल के ऊपर क्या क्या फाइलें खुली होंगी, क्या क्या बातचीत हुई होगी। तो दोस्तों, सबसे पहली जो फाइल रही होगी वो रही होगी यूक्रेन के फ्रंट लाइन की असली और डरावनी स्थिति को लेकर के। तो दोस्तों, आज की ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूक्रेन ये युद्ध हार रहा है। रसिया की सेनाएं लगातार डोनबास और दूसरे पूर्वी इलाकों के अंदर आगे बढ़ रही हैं। कीव के पास में अब ना तो वो एडवांस वेपनरी बची है, ना ही एयर डिफेंस मिसाइलें बची हैं और ना ही मोर्चे पर लड़ने वाले जवान बचे हैं। अमेरिका यूक्रेन के अंदर अरबों डॉलर झोंक चुका है लेकिन आउटपुट बिल्कुल जीरो है। ऐसे में अमेरिका रसिया को एक सेफ एग्जिट का ऑफर दे रहा है। दूसरी फाइल दोस्तों इस मामले में होगी वो होगी न्यूक्लियर वेपन्स और स्पेस सिक्योरिटी की। रसिया ने हाल ही के अंदर एंटी सैटेलाइट हथियारों के परीक्षण और स्पेस के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ले जाने की खतरनाक धमकियां दी हैं। CIA चीफ का सबसे बड़ा काम रसिया के इरादों को पढ़ना, उन्हें यह समझाना कि अगर रसिया ने स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई गलत कदम उठाया तो अमेरिका का मिलिट्री रिएक्शन क्या हो सकता है। अब दोस्तों, वहां पर जो तीसरी सबसे अहम फाइल रही होगी वो रही होगी मिडिल ईस्ट को लेकर के। इजराइल, ईरान, सीरिया, इन सभी जगहों के ऊपर रसिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। अमेरिका हर कीमत पर चाहता है कि रसिया ईरान को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर घातक हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ट्रांसफर ना करे। इन सभी मुद्दों के ऊपर टेबल के नीचे लेन देन की बात हुई होगी। और दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि ग्लोबल पावर गेम के अंदर कुछ भी फ्री के अंदर नहीं होता है। अगर अमेरिका रसिया से कुछ चाहता है तो उसे यूक्रेन के मामले में रसिया की कई शर्तें माननी भी पड़ेंगी। अब दोस्तों, यहां पर एक और शानदार सवाल पैदा होता है कि इन जॉन रैटक्लिफ को ही क्यों भेजा गया। वो कोई साधारण ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो ट्रंप के बेहद भरोसेमंद और क्लोज सर्किल के इंसान माने जाते हैं। उन्हें पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या चाहते हैं। ट्रंप अपनी छवि दुनिया के सामने एक पीस मेकर, एक अल्टीमेट डील मेकर की बनाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जो काम जो बाइडेन ने 4 साल के अंदर नहीं कर पाए वो उन्होंने आते ही कर दिखाया है। रैटक्लिफ का रसिया जाना ये साबित करता है कि वॉशिंगटन के अंदर सत्ता परिवर्तन के साथ ही अमेरिकी विदेश नीति के अंदर 180 डिग्री का शिफ्ट आ चुका है। बाइडेन प्रशासन ने पुतिन से बात करने तक से इनकार कर दिया था, लेकिन नई सरकार यथार्थवाद के ऊपर चलती है। वो मानते हैं कि रसिया एक हकीकत है, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है और उसे नजरअंदाज करके दुनिया में शांति का कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है। ये बिल्कुल वही बात है जो भारत का विदेश मंत्रालय पिछले कई सालों से लगातार कई फोरम्स पर कह रहा है। भारत ने हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड की वकालत की है। आज अमेरिका की ये बैक चैनल वार्ता उसी मल्टीपोलर वर्ल्ड पर मुहर लगा देती है। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए यह पल किसी भयानक दुस्वप्न से कम नहीं है। उन्हें एक तरफ अपने ही देश के अंदर जवाबी हमले रोकने का फरमान मिल रहा है और दूसरी तरफ उनके पीठ पीछे उनके सबसे बड़े स्पॉन्सर सीधे उनके सबसे बड़े दुश्मन से डील कर रहे हैं। इसे कूटनीतिक भाषा के अंदर अंडर द बस धकेलना कहते हैं।
यूक्रेन के अंदर पहले से ही भारी पब्लिक असंतोष है। लोग युद्ध से पूरी तरह से थक चुके हैं। देश का पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। ऐसे में अगर अमेरिका अपने हाथ पीछे खींच लेता है तो यूक्रेन कुछ ही हफ्तों के अंदर कोलैप्स कर जाएगा। यह दुनिया भर के उन सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक सबक है जो अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की गारंटी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। दोस्तों, भारत का आत्मनिर्भर भारत का विजन और मेक इन इंडिया डिफेंस पॉलिसी आज इसीलिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी है। अगर आपके पास में अपनी खुद की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है तो आपकी संप्रभुता कभी भी किसी भी बड़ी पावर के हाथों गिरवी रखी जा सकती है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और बहुत तेजी से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, हमारी कूटनीति किसी दूसरे देश के इशारों पर नहीं नाचती है बल्कि हमारे अपने हितों से तय होती है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।